आज हम अगली थ्योरी करते हैं। पोस्ट कलोनियलिज्म। पोस्ट कलोनियलिज्म एंड पोस्ट कलोनियलिज्म को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स समझनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोस्ट कलोनियल थ्योरी और पोस्ट कलोनियलिज्म, आप उसको किसी भी नाम से पुकारें, उसमें एक शब्द आ रहा है पोस्ट। पोस्ट का मतलब बाद में। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कलोनियलिज्म क्या है, और कलोनियलिज्म को समझने के लिए हमें एक और शब्द समझना होगा जिसे इंपीरियलिज्म कहते हैं। साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म। कलोनियलिज्म आपका उपनिवेशवाद है। उपनिवेशवाद आपका कलोनियलिज्म है। तो सबसे पहले हमें इंपीरियलिज्म समझना पड़ेगा, और इंपीरियलिज्म को समझने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं पावर पॉलिटिक्स का। पावर पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? पावर पॉलिटिक्स परिवार में हो सकता है। एक परिवार में जो जेंट्स हैं वो सुपीरियर हैं, लेडीज इंफीरियर हैं। लेडीज को जेंट्स का कहना मानना पड़ेगा। ये पावर पॉलिटिक्स है। कैसे है पावर पॉलिटिक्स? क्योंकि पावर पॉलिटिक्स आता कहां है? कुदरत ने जिस चीज को जैसा बनाया है। नेचर हैज मेड थिंग्स इन हर ओन वे। नेचर ने जैसे भी चीजों को बनाया हो वो सब डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे मैन वुमन से डिफरेंट है। व्हाइट स्किन्ड अंग्रेज, ब्राउन स्किन्ड इंडियन, या ब्लैक स्किन्ड अफ्रीकन, या येलो स्किन्ड जापानीज से अलग है, डिफरेंट है। ये तो नेचर ने बनाया। आदमी को औरत से अलग बनाया, नेचर ने बनाया। व्हाइट स्किन अलग है, ब्लैक स्किन अलग है, ब्राउन स्किन अलग है, येलो स्किन अलग है, नेचर ने बनाया। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां कोई पावर पॉलिटिक्स नहीं है। पावर पॉलिटिक्स वहां है जहां पर इन डिफरेंट डिफरेंट में से किसी एक को लगता है कि मैं सारा पावर अपने हाथ में रख लूं और बाकियों को दबाऊं। जिस दिन मैन ने सोचा कि मुझे वुमन से खतरा है, फॉर सम रीजन मुझे खतरा है, तो मैन ने क्या किया? अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए समाज में कुछ नियम बना डाले। तो पावर पॉलिटिक्स में इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में से एक कैटेगरी सामने आके, और हम सुपीरियर हैं, उनकी इच्छा है कि वे किसी भी तरीके से ये स्थापित कर दें कि हम ना केवल आपसे अलग हैं, आप हमसे अलग हो वो तो ठीक है,
आप हमसे अलग हो और आप हमसे कम हो, ये स्थापित करना होता है पावर पॉलिटिक्स में। फिर आदमी औरत के ऊपर करे, या फिर व्हाइट स्किन्ड अंग्रेज ब्लैक स्किन्ड अफ्रीकन पर करे, या ब्राउन स्किन्ड इंडियन पर करे, या किसी और स्किन के किसी और के साथ करे। पर एक ग्रुप जो डिफरेंट है, सारी डिफरेंट है, ब्लैक व्हाइट से डिफरेंट है, व्हाइट ब्राउन से डिफरेंट है, ब्राउन येलो से डिफरेंट है, मैन वुमन से डिफरेंट है, डिफरेंट ही तो है। डिफरेंट होने से नेचर ने तो डिफरेंट बनाया, पर ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये मैन ने बनाया, ये मनुष्य के दिमाग की उपज है। तो ये पावर पॉलिटिक्स है, जहां एक डिफरेंट कैटेगरी चाहती है कि पावर मेरे हाथ में हो, और वो हो सके, ऐसा हो सके कि मैं अपने आप को पावरफुल एस्टैब्लिश कर लूं। इसके लिए जरूरी है कि मैं किसी न किसी तरीके से वो बाकी डिफरेंट लोगों को कन्विंस कर सकूं कि देखो, तुम मुझसे ना केवल डिफरेंट हो, पर क्योंकि तुम मेरी तरह नहीं हो, इसलिए तुम मुझसे कम हो। उनके दिमाग में ये बात नहीं आती कि हम इनसे डिफरेंट हैं, तो क्या हम इनसे कम हैं? नहीं, वो नहीं, हमको पावर चाहिए अपने हाथ में। इसलिए हमें, उनको भी मन ही मन पता है कि ये हमसे डिफरेंट है, ये हमसे डिफरेंट है, ये हमसे डिफरेंट है, बस डिफरेंट ही है। पर ये हम डिफरेंट है और हम तुमसे सुपीरियर हैं, ये पावर पॉलिटिक्स है। और जब एक ग्रुप ऐसा ठान लेता है, तो वो दूसरे ग्रुप्स को दबाना ही शुरू नहीं करता। ये केवल दबाव नीति नहीं है, ये एक ऐसी परंपरा बन जाती है जिसे सदियों तक कोई नहीं तोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार एक वर्ग ने ठान लिया कि हम सुपीरियर हैं, और उन्होंने दूसरे वर्गों को कन्विंस कर दिया कि तुम इंफीरियर हो। अगर वो दूसरे, जिनको ये कन्विंस कर रहे हैं कि तुम इंफीरियर हो, तुम इंफीरियर हो, अगर वो झगड़ा करें, विरोध करें, और इनको भगा दें और इनको साबित कर दें कि वाह वाह, हम कैसे तुमसे इंफीरियर हुए, हम तो तुमसे अलग ही हैं, तो बात और हो जाती। दुख की बात यह है कि जिन वर्गों को दबाया जाता है, वे इंफीरियोरिटी, हीन भावना से ग्रसित होकर, they are overtaken by inferiority and they start believing it. वो उस बात को मान लेते हैं, वे उस बात को मान लेते हैं कि हम आपसे इंफीरियर हैं और आप सुपीरियर हो। आपका वाइट स्किन, आप सुपीरियर हो, हम किसी न किसी तरीके से आपसे कम हैं। एक बार बाकी वर्गों ने इस बात को मान लिया, अब वे एक दूसरे के साथ अत्याचार करेंगे। अब वो जो दबा रहा है ना वर्ग, वो शांति से बैठ जाएगा, उसको अब कुछ नहीं करना। उसने बाकी वर्गों के कुछ लोगों को कन्विंस कर दिया। अब जो लोग कन्विंस हो गए, वो अपने वर्ग के बाकी लोगों को कन्विंस करने का काम ऑटोमेटिकली करेंगे। आप देखिए, एक खानदान में पुरुषों की चलती है, ये पुरुष नहीं कहते, वो तो एक परंपरा बन गई। मदर्स, सासें, जेठानियां,
बुआएं, मासियां, ये उस कानून को चलवाएंगी, आपको सिखाएंगी। तो औरत को सिखाएगी कि नहीं नहीं, ऐसे जवाब नहीं देते, ऐसे नहीं करते। तो वो जो पुरुषों से दबना है, वो कल्चर को कौन बढ़ावा देता है? पुरुष नहीं। पुरुष ने, आदमी ने अपनी वाइफ को समझा लिया, देखो अब वो वाइफ अपनी बेटियां सबको समझा लेगी, बहुएं जो भी आएंगी, चलता ही रहेगा वो। इसलिए ये जो एक बार वो बाकी अदर्स जो हैं, जो डिफरेंट हैं, वे किसी भी तरह से इंफीरियर नहीं है, वे डिफरेंट है। पर उन्होंने मान लिया कि हम ना केवल डिफरेंट हैं, हम इंफीरियर हैं। उन्होंने वो वर्ग जो अपने आप को सुपीरियर ठहरा रहा है, उसके उस अन्याय को एक बार झेल लिया। तो अब ये लोग आपस में ये जहर फैलाते रहेंगे, सदियां बीत जाएंगी और बिना खून खराबे के ये परंपरा बदलेगी भी नहीं। तो वाइट स्किन्ड इंग्लिश लोग, फ्रेंच लोग, ये कॉलोनाइजर्स थे। कॉलोनाइजर्स का मतलब वे लोग जो कि दूसरे देशों में जाकर अपनी कॉलोनी बसाएंगे, अपना तामझाम लेकर वहां बस जाएंगे और उन लोगों पे हुकूमत करेंगे, उनके ऑर्डर्स पर वो दूसरे लोग रहेंगे, कॉलोनी बन जाएगी। जैसे इंग्लैंड की कॉलोनी थी इंडिया, हम थे कॉलोनाइज्ड, इंग्लैंड था कॉलोनाइजर। व्यापार करने आए थे, चुपचाप व्यापार करके जाते ना, बस गए, देखा यहां तो खूब दौलत है, ऐश है यहां तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमारे कल्चर को, हमारे तौर तरीके, हमारा खान पान, हमारा पहनावा उड़ावा, हमारी भाषा, सबको जीरो कर दिया और अपने आप को सुपीरियर ठहराकर उन्होंने अपने आप को हमारे ऊपर थोप दिया। मैंने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि रोमन्स ने यही तो किया था अंग्रेजों के साथ। अरे तुम तो गंवार हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता। सेल्ट्स के ऊपर रोमन्स ने जो किया, वही सेल्ट्स बाद में अंग्रेज बने, वही काम, सेम हिस्ट्री अंग्रेजों ने ना केवल इंडिया, 1/5 दुनिया जो है उसको इंग्लैंड ने अपने वश में कर रखा था। 20% दुनिया उसके इंग्लैंड के कंट्रोल में थी। उन सब के साथ इंग्लैंड ने यही व्यवहार किया है। तो वो कॉलोनाइजर है इंग्लैंड या फ्रांस या जो भी देश बड़ा, और जिस देश को हड़प रखा है वो कॉलोनाइज्ड है। तो ये है कलोनियलिज्म। कलोनियलिज्म उपनिवेशवाद, जहां एक बड़ा देश अपने आप को सुपीरियर मानकर किसी दूसरे देश को कंट्रोल में ले लेता है और वहां शासन करता है, वहां से कमाकर वहां की कमाई अपने देश में लेकर आता है, वहां के लोगों का खून चूस कर, वहां के मजदूरों का खून चूस कर कमाया हुआ पैसा अपने देश में लाकर अपने परिवार, अपने खानदान, अपने सारे लोग ऐश से रह रहे हैं। ये कलोनियलिज्म है। अब कलोनियलिज्म से जुड़ा हुआ शब्द है इंपीरियलिज्म। क्या है इंपीरियलिज्म? साम्राज्यवाद। और क्या डिफरेंस है इंपीरियलिज्म में और
कलोनियलिज्म में, इंपीरियलिज्म में और कलोनियलिज्म में आखिर डिफरेंस क्या है? साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म में जो देश अपने आप को सुपीरियर समझता है उसे दूसरे देश में जाकर बसने की जरूरत नहीं होती। The country which is imperialistic need not go and settle in another country. आज देखिए, अमेरिका इंडिया में आकर बसा नहीं है, पर इंपीरियलिज्म तो चल रहा है। हमें तो सब कुछ अमेरिकन चाहिए, अमेरिकन कल्चर चाहिए। हमारे बच्चों को हम अमेरिका भेजना चाहते हैं पढ़ने, चाहते हैं अच्छी जॉब लगे तो अमेरिका लगे। उनका कल्चर, उनके फिल्म्स, उनके फैशंस, उनके तौर तरीके, उनके कोल्ड ड्रिंक्स, उनका सामान, उनका 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 सब कुछ उनका। अमेरिका में बैठकर अमेरिका हुकूमत कर रही है यहां पर, और केवल हम पर नहीं, बहुत देशों पर। ये इंपीरियलिज्म है, ये कलोनियलिज्म नहीं है। क्योंकि अमेरिका इंडिया में आकर बसा नहीं है, यहां सरकार नहीं बनाई, हमारे ऊपर अपना कंट्रोल नहीं जमाया। वो तो बिना कंट्रोल के कंट्रोल है। इंपीरियलिज्म तो बिना कंट्रोल के कंट्रोल है, बिना जंजीरों की गुलामी। ये इंपीरियलिज्म है। कलोनियलिज्म जाकर किसी दूसरे देश में बसना, वहां हुकूमत करना, जैसे इंग्लैंड ने इंडिया के साथ किया या अन्य किसी देश में जाकर किया, ये जो है आपका, ये कलोनियलिज्म है। तो पोस्ट कलोनियलिज्म या पोस्ट कलोनियल थ्योरी क्या है? पोस्ट का मतलब बाद में। एक बार कोई गुलाम देश आजाद हो जाए, एक बार कोई भी गुलाम देश आजाद हो जाए, जैसे 1947 इंडिया आजाद हो गया, तो कलोनियलिज्म खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि इन लोगों ने हमारे साथ किया क्या, इन लोगों ने हमको कैसे ठहराया, मतलब हमको कितनी हीन भावना दी, हमको कितना छोटा महसूस कराया, किस ग्राउंड पे किया, इनमें ऐसा क्या था जो इन्होंने किया, इनमें ऐसा क्या था सुपीरियर जो इन्होंने हमारे साथ किया। जब हम उठकर बैठते हैं और हम देखते हैं कि कितना बड़ा अन्याय हो गया, और हमने उस अन्याय के सामने उफ भी नहीं किया, और अब जब हमें एहसास होता है कि इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ हो गया, तो गुस्सा फट पड़ता है हमारा। हम साहित्य के पन्ने पलटते हैं, अरे इन्होंने इतनी लिटरेचर लिखी अंग्रेजों ने, और उनके लिटरेचर में, उनके नॉवेल्स में, उनकी पोइट्री में उन्होंने हमें कैसे दर्शाया है जैसे हम कम बुद्धि के लोग हैं, हम तो पागल हैं, जानवरों की तरह काम करने लायक हैं, सेक्स के भूखे, बिल्कुल जानवरों की तरह। घंटों इनको तो धूप में काम करा लो, हम तो एसी ऑफिस में बैठने लायक हैं, ये हैं धूप में काम करने लायक। ये तो पता नहीं क्या हुक्का पीते हैं, जादू टोना करते हैं, हम तो बुद्धि से काम करते हैं। तो इस तरीके से ये अपने लिटरेचर में ये चीजें जानबूझकर कोई नहीं करता। होता ये है कि इन लोगों के मन में एक धारणा ऐसी बनी हुई है हमारे बारे में, हमारे बारे में मतलब इंडिया, फिर बाकी सारे कंट्रीज जो इन्होंने कॉलोनाइज किया,
इन सब के बारे में क्या धारणा थी? कोई निबंध थोड़ी लिखता है कि ये ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। वो तो नॉवेल्स लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं। उसके पेजेस को आप पढ़ो, उसमें जो इंडियन कैरेक्टर्स या अफ्रीकन कैरेक्टर्स या कोई भी कॉलोनाइज्ड कंट्री का कैरेक्टर आएगा तो उसे पागल बताया जाएगा, उसे बदमाश बताया जाएगा, उसे गुंडा बताया जाएगा, उसे जादू टोना करने वाला, आधे दिमाग का। तो इस तरीके से इन कैरेक्टर्स को शो किया जाता है, जिससे पता चलता है कि इन लोगों की हमारे बारे में धारणा क्या है। पोस्ट कॉलोनियल थियोरी या पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हम लिखते हैं, वो नहीं लिखते, हम लिखते हैं। कॉलोनाइज्ड कंट्रीज के लोग लिखते हैं, उठकर बैठते हैं, देखते हैं कि इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, चाहे फ्रेंच ने, चाहे कोई भी कॉलोनाइजर हो, उन्होंने अपने साहित्य में हम लोगों को कैसे शो किया है, हमारे बारे में क्या धारणा बनाई है, उसको स्टडी करते हैं। फिर वो ये देखते हैं कि उन्होंने हमारा डिस्क्रिप्शन, हिस्ट्री वगैरह के टेक्स्ट बुक्स में भी हमारा डिस्क्रिप्शन कैसे किया, हमारे देश का डिस्क्रिप्शन कैसे किया, हम लोगों के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन किया। जनरली नॉवेल्स में तो एक आध कैरेक्टर आता है, पर देश के बारे में क्या धारणा है इनकी, हिस्ट्री से पता चलता है। तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी या पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स उनके लिटरेचर को पढ़ते हैं कि उन्होंने हमें कैसे दर्शाया है, प्लस पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स और थियोरिस्ट्स अपनी तरफ से विरोध में बहुत कुछ लिखते हैं, कॉलोनाइजर्स के इंपीरियलिज्म के खिलाफ बहुत कुछ लिखते हैं, और वे हिस्ट्री को रीराइट करना चाहते हैं, इतिहास को अपने तरीके से दोबारा लिखना चाहते हैं। ये सारे काम पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स और थियोरिस्ट्स करते हैं। तो हम पहले तो ये समझेंगे कि इंपीरियलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म क्यों आया, और फिर हम देखेंगे कि पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स आखिर क्या चाहते थे, और हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट्स उन लोगों का, कॉलोनाइजर्स का, उनके नॉवेल्स, उनके जो प्रसिद्ध नॉवेल्स हैं, उनमें जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज, जरूरी नहीं है इंडिया, बाकी भी कंट्रीज जो कॉलोनाइज्ड थी, उनके लोगों को कैसे दर्शाया है, उनके साहित्य में, उनके उपन्यास में हम लोगों को कैसे दर्शाया, ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट्स ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज हैं, हमने ऐसी कौन सी किताब लिखी जिसमें हमने उनको टक्कर दिया है, उनका विरोध किया है, हमारे ऐसे कौन से नॉवेल्स हैं या टेक्स्ट्स हैं, हमने ऐसी कौन सी थ्योरीज बना ली, हमने कौन सी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट्स ऐसे लिख दिए, ये सारी हमको देखनी पड़ेगी। तो जो मेन थ्योरी है प्लस इससे जुड़ा हुआ लिटरेचर एंड ऑफ कोर्स इससे जुड़ा हुआ क्विज, ये सारा हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म में स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली करेंगे।